Hello everyone, welcome back to Guiding Learner. This is the part 6 of यूपी जीके घटना चक्र सीरीज। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में यूपी जीके घटना चक्र की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं एंड दिस इज द पार्ट 6। तो आज हमने करनी है मेजर पॉलिसीज। वी विल डू दिस टॉपिक टुडे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इम्प्लीमेंटेशन रूल्स 2025 फॉर यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यूपी जीसीसी पॉलिसी 2024। ओके, यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी यूपी जीसीसी पॉलिसी 2024। देखते हैं इसमें क्या क्या है। On 6 January 2026, the Uttar Pradesh cabinet approved ये ठीक है। On 6 January 2026, Uttar Pradesh cabinet approved the implementation rules 2025 for implementing the Uttar Pradesh Global Capability Centers Policy 2024। ठीक है। These rules will come into effect from the date of notification of the Uttar Pradesh Global Capability Centers Policy 2024 and will remain effective until amended or terminated by the state government। मतलब जब नोटिफिकेशन आएगा तब से ये इफेक्ट में आ जाएगी और ये एंड हो जाएगा। अमेंड अच्छा, कब तक रहेगा ये इफेक्टिव? जब तक कि इसे अमेंड नहीं किया जा रहा या खत्म नहीं किया जा रहा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है ऐसा। ठीक है, तो इसको तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। Invest UP will be the nodal agency for these rules. Okay, Invest UP will be the nodal agency of the UP Global Capability Centers Policy UPGCC. Under these implementation rules, provisions have been made for implementing financial incentives for global capability centers such as front-end land subsidy, stamp duty exemption, reimbursement, capital subsidy, interest subsidy, operating expenditure subsidy, payroll subsidy. इन रूल्स के अंदर प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है। उसमें कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं? फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर सब्सिडी, पेरोल, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ रिम्बर्समेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, स्किल इंसेंटिव for eligible GCC units, IPR subsidy, incentives for research and development and innovation and additional incentives on a case by case basis। मतलब सारे incentives के लिए ही ये जो है प्रोविजन इसमें लाया गया है। Provisions have been made for implementing financial incentives for global capability centers. Okay. In addition, provisions have also been made for non-financial support support such as technical support group, industry linkage support, regulatory support, fast track processing and approval of application and the incentive disbursement process। Okay, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी है, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी है इसमें प्रोविजंस। All incentives specified under these rules will be in addition to the incentives benefits available under any scheme पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी इंसेंटिव्स हैं इस रूल्स के इन रूल्स के अंदर विल बी इन एडिशन, मतलब जो ऑलरेडी बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें एडिशन पे हैं ये वाले इंसेंटिव्स। इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन शैल लाई ओनली विद द कोर्ट्स लोकेटेड इन लखनऊ। मतलब कोई अगर लीगल डिस्प्यूट होता है तो कहाँ पे ये देखा जाएगा? लखनऊ में। इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट only in the courts of Lucknow. The disbursement of the sanctioned amount under these rules will be made as per the prevailing financial rules, government order of financial department. Okay. With the implementation of these rules, global investment, high-end services and large-scale employment generation in the state will receive a boost. तो
ये इम्प्लीमेंट करके होगा क्या? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगी, हाई एंड सर्विसेज और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इन द स्टेट विद जो भी मतलब ये चीजें है ना, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, इसको बूस्ट मिलेगा, ये बढ़ेंगी. एंड दिस पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड स्टेबलाइजिंग द स्टेट, एस्टैब्लिशिंग द स्टेट एज अ ग्लोबल सर्विस हब. तो ये ग्लोबल सर्विस हब स्टेट को बनाएगा. यूपी जीसीसी पॉलिसी 2024 ही क्या है? ये तो इम्प्लीमेंटेशन रूल्स है 2025 के, जो कि 26 में इम्प्लीमेंट अप्रूव किए गए हैं. और 2024 की जो पॉलिसी थी वो क्या थी? On 6 May 2025, the UP cabinet approved this policy. A global capability center is a global in-house center or an offshore captive unit established and operated by a multinational corporation on an Indian company or an Indian company which provides specialized services to its parent company in strategic functions such as inform IT, R&D, finance, human resources, design, engineering, analytics, and knowledge services and other back office operations. तो इसमें बताया गया है कि जीसीसी है क्या? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एक ग्लोबल इन हाउस सेंटर कह सकते हैं, या फिर एक ऑफशोर कैप्टिव यूनिट है, जो कि स्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड बाय, मतलब किसने एस्टैब्लिश करी है, कौन ऑपरेट करता है उसे, एमएनसी या कोई इंडियन कंपनी ऑपरेट करती है. और ये जो है सर्विस प्रोवाइड करती है अपनी पेरेंट कंपनी को. Setting up GCC in UP will have a significant and positive impact on state's economic growth. इसको सेटअप करने से जो यूपी की, या अभी यूपी में है तो यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिवली. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज सेंटर्स विल स्पेशली बेनिफिट सेक्टर्स सच एज. अच्छा, तो इससे कौन से सर्विसेज को, कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा? आईटी, कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग. इन एडिशन दीज सेंटर्स विल हेल्प, और किसको किसको हेल्प मिलेगा? टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को, एक्सेलरेटिंग रीजनल डेवलपमेंट एंड हेल्पिंग रिड्यूस अर्बन रूरल इनकम इनइक्वलिटीज. मतलब तीनों टीयर के सिटीज को और अर्बन रूरल इनकम इनइक्वलिटी है इसको कम करने में ये जो सेंटर्स हैं ये हेल्प करेंगे. तो मुझे सिर्फ 2-3 चीजें सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करनी है. टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, और ये वाला बेनिफिट सेक्टर्स आईटी, कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग. बस. नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. On 2nd September, the Uttar Pradesh cabinet approved the proposal to notify the Uttar Pradesh Export Promotion Policy 2025 to 30, and after the governor's approval on 3rd September, a government order was issued for this policy. ठीक है. Policy vision. पॉलिसी का विजन क्या है? टू स्टैब्लिश यूपी एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हब. क्या थी पॉलिसी का नेम? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. ठीक है, एक्सपोर्ट हब बनाना, ये विजन हो गया. मिशन क्या है? टू मिशन द अप्रूव्ड मिशन टारगेट्स अंडर दिस पॉलिसी. क्या क्या मिशन है? प्रमोट ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्ट सेक्टर. ग्रोथ एंड जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें ग्रोथ भी हो और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े. प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड सर्विसेज टू एक्सपोर्ट promotion bodies and export support institutions. मेनली किस पे फोकस है? एक्सपोर्ट से रिलेटेड. एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट हब बनाना. मतलब एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना पड़ेगा, सपोर्ट और सर्विसेज देनी पड़ेंगी, जो भी प्रमोशन बॉडीज होती हैं उनको या इंस्टीट्यूशंस को. टेक्निकल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देना है. सपोर्ट फॉर डेवलपिंग द एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज देखनी है, जो भी
ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल हो, या लोकल भी encourage capacity building by adopting best practices। ठीक है, ये तो मतलब ऑब्वियस है ना कि अगर एक्सपोर्ट हब बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, सर्विसेज बढ़ानी पड़ेगी, ग्रोथ चाहिए है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना पड़ेगा। पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, अच्छा ये है ऑब्जेक्टिव। एक्सपोर्ट ग्रोथ, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ और स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेंड द एक्सपोर्ट नेटवर्क, ये ऑब्जेक्टिव है। एक्सपोर्ट का ग्रोथ बढ़ाना, इंक्लूसिव ग्रोथ करना और स्ट्रेंथन करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सपोर्ट में जरूरत होता है उसको स्ट्रेंथन करना एंड एक्सपेंड द एक्सपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाना। इंक्रीज द स्टेट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम, अच्छा ठीक है नंबर्स लिखे हुए हैं। इंक्रीज द स्टेट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएस डॉलर 21 बिलियन टू 50 बिलियन। इंश्योर रीजनल बैलेंस बाय प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई एक ही डिस्ट्रिक्ट बढ़ता जा रहा है, दो तीन ही बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ होती जा रही है उनकी। सपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर at least of 100 crore, increase the total number of registered exporters by 50%। ठीक है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स बाय, मतलब क्या टारगेट रखा गया है कि कितने परसेंट तक की हम एक्सपोर्टर्स बढ़ाएंगे, रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स 50%, और कब तक की 2030 तक की। आगे देखते हैं। टू इंश्योर इफेक्टिव implementation, monitoring and strategic execution of this policy, a project management unit will be established under the Export Promotion Bureau UP। okay, Project Management Unit PMU will be established under the Export Promotion Bureau UP। Under this policy, priority has been given to sectors, किसको किसको प्रायोरिटीज मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर, स्पोर्ट्स, ग्लास, सेरामिक प्रोडक्ट्स, वुड एंड सर्विसेज, आईटी एंड आईटीईएस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट। कुछ बच रहा है क्या? टेक्सटाइल भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, हैंडीक्राफ्ट भी आ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ गया, सब तो आ गया मेरे ख्याल से। To provide comprehensive support to exporter in the state, for the first time, the new policy has provisions for providing a grant for exports through post office export centers, a grant on expenditure incurred for ECGC coverage along with performance linked incentives। ठीक, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यूपीईएमसी 2025। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। On September 2, UP Cabinet approved, ठीक है, this policy will be valid for the next 6 years, 2025 से 6 साल के लिए, मतलब 31 तक के लिए, valid for 6 years from 1 April 2025। Under this policy, an estimated expenditure of 5,000 crore is envisaged over the next 6 years। Okay, this policy is in line with the Central Electronics Manufacturing Scheme, मतलब ये किस स्कीम के साथ में है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ में है। ठीक है, The implementation of this policy will be carried out by the nodal institution UP Electronics Corporation Limited। तो इसका नोडल इंस्टीट्यूशन ये हो जाएगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट लेवल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट। मतलब सुपरविजन किसका होगा? प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट का एंड एम्पावर्ड कमिटी का, और नोडल इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा? यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। With the implementation of this policy, self-reliance will be achieved in the electronics component manufacturing sector। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, उसमें ग्रोथ होगी उस सेक्टर में, सप्लाई चेन बढ़ेगा और इनोवेशन रिसर्च ये सब होकर के इन्वेस्टमेंट जो है ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश फुटवियर लेदर एंड नॉन लेदर सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी 2025।
On 7 August, UP cabinet approved the proposal to notify, ठीक है, इस पॉलिसी में क्या होगा, फुटवियर, लेदर, नॉन लेदर प्रोडक्ट्स यूपी से प्रमोट किए जाएंगे विद अ व्यू टू ग्लोबल मार्केट. Through this policy, special incentives will be provided. इसमें इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि एक्सपोर्ट बढ़े. In the leather product sector, technological upgradation and employment generation. Okay. डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों अट्रैक्ट करेगा ये इस पॉलिसी की वजह से किस सेक्टर में, लेदर और ये लेदर फुटवेयर नॉन लेदर प्रोडक्ट्स में. अंडर दिस पॉलिसी इन्वेस्टर्स विल बी प्रोवाइडेड अट्रैक्टिव सब्सिडीज. ठीक है, लिखा ना यहाँ पे, इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे. अच्छा, सब्सिडीज मिलेंगी लैंड रेट परचेज में, स्टैम्प ड्यूटी में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, टेक्निकल ट्रेनिंग में, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो बेसिकली क्या करते हैं ये सब करके जो स्टेट है उसको इम्पावर करने की कोशिश करते हैं कि जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, इसलिए किया जा रहा है. अंडर दिस पॉलिसी फॉर सेटिंग अप मेगा एंकर यूनिट्स एंड क्लस्टर्स इन द स्टेट, a grant of 75 to 80% of the land cost will be provided. Okay. मेगा यूनिट्स और क्लस्टर्स बनाने के लिए 75 से 80% लैंड कॉस्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी. स्टैंड अलोन यूनिट्स विल गेट अ रीजन वाइज रिबेट ऑफ, अच्छा, जो स्टैंड अलोन यूनिट्स रहेंगी उनको 25 से 35% का लैंड कॉस्ट मिलेगा. ठीक है, जैसे ये आई ना अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाली जो पॉलिसी आई और दूसरा ये लेदर नॉन लेदर प्रोडक्ट्स की, तो इसमें सेम चीज है. उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है और इसमें लेदर नॉन लेदर. नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश होम स्टे एंड बेड ब्रेकफास्ट पॉलिसी. ओके, B&B, bed and breakfast. On 3 June, UP cabinet approved the proposal to issue the Uttar Pradesh homestay. ठीक है, this policy has been prepared to provide the arrangements and other benefits described under the homestay. जो 2022 की ऑलरेडी आई हुई ये स्कीम है, पॉलिसी है, उसमें अरेंजमेंट्स कुछ और, मतलब हैज बीन प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड अरेंजमेंट्स एंड कुछ और बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, मतलब वो ऑलरेडी एक स्कीम है 2022 की पॉलिसी है, उसमें और चीजें ऐड करी बेनिफिट्स टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड इंश्योर कंप्लायंस विद लोकल रूल. द न्यू पॉलिसी मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एलिजिबल होम स्टे एंड B&B units to obtain no objection certificate from the concerned local body. The policy provides for granting various financial incentives and subsidies to approved homestay and B&B units. The policy also focus on improving basic infrastructure, enhancing. ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. ये पुरानी जो आई हुई है ना उसको पढ़ने से कोई फायदा है, इसमें तो खाली कुछ बेनिफिट्स ऐड किए. अमेंडमेंट टू द उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रमोशन पॉलिसी एज अमेंडेड. ओके, देखते हैं इसको भी. ऑन 15 में 2025 उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव. ठीक है, under this policy the proposal to provide facilities at par with the UP. Under this policy the proposal to provide under this policy the proposal to provide facilities at par with the
UP food processing industry policy has now been approved. Okay. ये जो एक पॉलिसी है ना, यूपी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, तो इसके साथ में under this policy the proposal to provide facilities at par with the इस पॉलिसी के अंदर जो ऑलरेडी है ना यूपी डेयरी डेवलपमेंट, इसके अंदर ये वाली पॉलिसी की भी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करने के लिए अप्रूवल मिल गया है. एंड for setting up new milk processing units and for modernization of existing units, the capital grant has been increased to 35%. तो जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, न्यू मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड फॉर मॉडर्नाइजेशन, जो पहले से यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको मॉडर्नाइज करने के लिए जो कैपिटल ग्रांट है वो 35% बढ़ा दिया गया है. द मैक्सिमम ग्रांट हैज बीन फिक्स्ड एट 5 करोड़ फॉर न्यू यूनिट्स. मैक्सिमम ग्रांट फॉर न्यू यूनिट्स 5 crore and 2.5 crore for modernization. To maintain the quality of milk products, grant of 35% or up to maximum 1 crore will be provided for setting up a cold chain. मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी रहे उसके लिए 1 करोड़ मैक्सिमम या 35% प्रोवाइड किया जाएगा. असिस्टेंस ऑफ 35 ज्यादा नहीं है. Assistance of 35% or up to maximum 1 crore will be provided for the purchase of traceability and quality control equipment. तो क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए भी इतना ही प्रोवाइड किया जाएगा. Women entrepreneurs will get a grant of up to 90% for setting up a solar energy based 25 kVA power project, whereas men entrepreneurs will get a subsidy of okay. Women entrepreneurs को कितने मिलेंगे? 90% ग्रांट मिलेगा सोलर एनर्जी बेस्ड एस्टैब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए, और मेन को 50%. For establishing a new animal feed and animal nutrition products manufacturing unit and for expansion of such a unit, a capital grant of 35%, maximum 2 crore and maximum 5 crore and 2 crore respectively. अच्छा 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 अच्छा, न्यू एनिमल फीड और एनिमल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए. ठीक है. यूनिट्स अंडर माइक्रो एंटरप्राइज sector manufacturing value added milk products will be provided a capital grant of up to 50% of the machinery cost purchased for installation of plant machinery. In revised policy, 5% interest reimbursement that was earlier provided for the first 5 years has been removed. जो पहले ये पॉलिसी रिवाइज जो की गई है इसमें क्या किया गया है, 5% जो इंटरेस्ट रीइम्बर्समेंट था जो कि 5 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता था उसको हटा दिया. अमेंड हुई है ना ये, तो हटा दिया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे. उत्तर प्रदेश स्टेट कैरेज बस टर्मिनल कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क. ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फिर हाईलाइट करेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो. आई थिंक बहुत ज्यादा इस पॉलिसी से नहीं आएगा, तो वी आर कवरिंग दीज पॉलिसीज इन दिस वीडियो ओनली. ऑन 6 May the UP cabinet approved, ठीक है, under this policy for inviting applications for establishment related work for bus terminal parks, a regulatory authority tiled stage carriage bus terminal contract carriage and all India tourist bus park regulatory authority will be constituted under chairmanship of district magistrate. For establishing a state carriage bus contract carriage must have at least 2 acre land and in previous financial year must have minimum net worth of 50 lakh and minimum turnover. मतलब इसको भी स्टैब्लिश करना है, उनके पास कम से कम 2 एकड़ की जमीन होनी चाहिए और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उनका कम से कम मिनिमम लिखा है ना, नेट वर्थ 50 लाख होनी चाहिए और मिनिमम टर्नओवर 2 करोड़ का होना चाहिए. एनी एप्लीकेंट विल नॉट बी परमिटेड टू एस्टैब्लिश मोर देन 10 फैसिलिटीज इन द स्टेट. मतलब एक एप्लीकेंट को 10 से ज्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं मिलेगा ये. मोर देन 2 इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड मोर देन 1 ऑन द सेम रूट. मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से ज्यादा नहीं हो सकती और एक रूट पे 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. आई एम नॉट गोना हाईलाइट दिस, पढ़ लेंगे बस इसको.
Permission to operate such facilities established through private investment will be granted initially for 10 years, which may be renewed for another 10 years on the basis of satisfactory operation. तो 10 साल के लिए ग्रांट कर दिया जाएगा और फिर आगे 10 साल के लिए जैसा कि ऑपरेशन रहेगा, सेटिस्फैक्टरी होगा कि नहीं होगा, उस हिसाब से ग्रांट किया जाएगा टू ऑपरेट. Under this policy, ownership of the state carriage bus terminal, contract carriage, or India tourist bus park may be transferred to legal entity. However, the application for ownership transfer cannot be made before 1 year. Ownership को अगर ट्रांसफर करना है तो 1 साल से पहले नहीं करा जा सकता. From the date of issuance of the bus terminal registration certificate, जब से मिला है उसके 1 साल से पहले ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है, ये कर लेते हैं. उत्तर प्रदेश Inland Waterways Authority Rules 2025. These rules provide for the constitution of the Uttar Pradesh Inland. ठीक है. The chairperson of this authority will be appointed by the CM from among the states. अच्छा, कहाँ से भी अपॉइंट किए जाएंगे? States transport minister or person having expertise in inland waterways. मतलब चेयरपर्सन इसका कौन अपॉइंट करेगा? सीएम. किसमें से? स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में से, या फिर जिनको इनलैंड वाटरवेज का एक्सपर्टीज हो, शिपिंग का, नेविगेशन का, पोर्ट्स का, नेविगेशन अफेयर्स का, या उससे रिलेटेड मैटर्स का. तो उसमें से सीएम जो है वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगे. द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश विल बी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन होगा? ex officio chief executive officer of this authority. ठीक है. It is noteworthy that उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी 2023 was notified. मतलब ये जो 2023 की है एक्ट, ये आ चुका है नोटिफाइड इन दिसंबर 2023. हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? लखनऊ में. उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी. एरोस्पेस एंड डिफेंस, 22 जनवरी उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी महाकुंभ प्रयागराज में, द उत्तर प्रदेश एरोस्पेस, अच्छा, महाकुंभ में जो मीटिंग हुई थी उसमें इसको अप्रूव किया गया है. दिस पॉलिसी विल रिमेन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन. कब से रहेगी? जब से ये इशू करी जाएगी, फॉर द 5 years और अंटिल द नेक्स्ट पॉलिसी इज नोटिफाइड. या तो 5 साल के लिए, या तो अगर उससे पहले कोई और अगर पॉलिसी आ जाती है तब तक के लिए. इन प्लेस ऑफ यूपी डिफेंस एरोस्पेस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2018. देखिए 2018 में थी, अब ये 2024 की हो गई है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू अट्रैक्ट 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अट्रैक्ट 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट 5 years. 5 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आए एंड क्रिएट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने इन द एरोस्पेस. किस सेक्टर में? एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में. It is noteworthy that Ministry of Defense has set a target to double aerospace and defense production by 2025-26 to $25 billion and to increase exports to $5 billion. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये टारगेट है. ईच डिफेंस यूनिट विल हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग. जो एक एक डिफेंस यूनिट बनेगी उसको अपना कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग 1 साल के लिए टू अ मैक्सिमम ऑफ 20%, मतलब 20 लोगों को 1 साल के लिए ट्रेनिंग देनी होगी, अप टू अ लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ. मतलब ये कॉस्ट भी देना होगा ईच डिफेंस यूनिट को. डिफेंस यूनिट देगी पर्सन्स को. टू डेवलप लीडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, असिस्टेंस ऑफ 10 करोड़ पर ईयर विल बी प्रोवाइडेड. तो 10 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे इसके लिए. मेगा एंकर एंड एंकर एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट्स विल बी able to set up vendor units on 20% of their land area. For land parcels allotted by the implementation agency in defense corridor knots, lease rent for a period of 10 years will be 1% land cost, and for more than 10 years it will be 1.5%. 10 साल के लिए 1% land cost रहेगी और 10 साल से ज्यादा के लिए 1.5%. ओके.
Mega Anchor and Anchor Aerospace and Defense Unit will get a 25% discount on the gross sale of land. ठीक है, 10% rebate in stamp duty. All aerospace defense manufacturing unit will eligible. ठीक है. MSME startups will get assistance for participating in one international trade show per year for 5 years from the date of establishment. 15 lakh rupees for international shows and 5 lakh rupees for national events. Aerospace and defense units will be reimbursed 100% of the patent fees for domestic patent registration and up to 50% of the fees for international patent registration. Okay. So यहाँ पे the maximum limit will be 25 lakh rupees per unit. किस चीज के लिए है ये maximum limit? Okay. पेटेंट के लिए. Amendment to incentive policy for FDI and investment by Fortune 500 companies. Sorry. नवंबर में ये अप्रूव करी गई है अमेंड करने के लिए. दिस अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ एफडीआई. अमेंडमेंट किया गया है ताकि एफडीआई का जो पेस है उसको बढ़ाया जा सके, स्पीड को बढ़ाया जा सके. एंड इट वाज इशूड ऑन 1 नवंबर 2023 में इशू की गई थी. आफ्टर अमेंडमेंट दिस पॉलिसी विल बी कॉल्ड आफ्टर अमेंडमेंट दिस पॉलिसी विल बी कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, foreign capital investment and Fortune Global 500 and Fortune India 500 investment promotion policy 2023. ओहो इतना बड़ा नाम कर दिया. यूपी एफडीआई एफसीआई पॉलिसी. अरे ठीक है. With this amendment, foreign companies will now be able to invest in the state even if they arrange funds through debt or any other sources. मतलब foreign companies invest कर सकेंगे चाहे वो जो funds हैं वो debt से collect कर रहे हैं या फिर किसी source से भी. Along with equity, the minimum investment eligibility threshold, minimum investment eligibility क्या है 100 crores की. If a company has only 10% equity and arranges 90% of the investment amount from the other sources, it will be still eligible. 10% अगर इक्विटी है किसी कंपनी की एंड 90% इन्वेस्टमेंट है किसी और सोर्सेस से तो भी उनको बेनिफिट मिलेंगे इस पॉलिसी के. उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक इंडस्ट्री पॉलिसी. जिबियापुर औरैया. On 1 October, अच्छा ठीक है अप्रूव करी गई होगी. The objective of this policy is to reduce plastic pollution by promoting bioplastic. बायोप्लास्टिक को प्रमोट करके प्लास्टिक का पोल्यूशन कम करने के लिए कम करना इसका ऑब्जेक्टिव है. और बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल होती है एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल प्लास्टिक टू शिफ्ट द स्टेट टूवर्ड्स अ लो कार्बन इकोनॉमी to reduce waste management problems and to establish and accelerate the bioplastic industry in the state. ठीक है. Under this policy, various incentives will be provided. Incentives भी provide किए जाएंगे for setting up the industry. Under it, investor companies, anchor companies, जो investor company होगी, investing 1,000 crore or more will be provided a subsidy of 50% of the capital investment over the period of 7 years. तो जो भी company इसमें invest करेगी 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा उसको 50% का सब्सिडी मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 7 years 7 साल के लिए. इंटरेस्ट सब्सिडी असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर 7 years. 100% reimbursement state goods and services tax will be provided. तो ये कब तक के लिए मिलेगा 10 साल के लिए. नो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विल बी लेविड फॉर 10 years. कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी 10 साल के लिए. रिबेट और reimbursement stamp duty will be provided on purchase of land 1 year before or 1 year after the cut off date of the policy. Investor unit investing less than 1,000 crore non-anchor units will get incentives as per the provisions. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बस इतना काफी है. उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी.
The objective of this policy is to encourage sponsoring bodies to establish private universities. ठीक है. अभी कौन सी हम शायद लास्ट क्लास में देखा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर रही है अपना क्या बोलेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी यूके इन आई थिंक वाराणसी. तो कहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है अनडिजर्व्ड एरियाज में. Under this policy, sponsoring bodies will be provided several incentives. Obviously बात है incentive मिलेगा. These incentives include इसमें क्या क्या होगा? Provisions for the rebate in stamp duty, capital subsidy, special benefits for the first 5 foreign university. जो पहली 5 foreign university आएंगे उनको भी benefit मिलेगा. Special benefits for the universities achieving top 50 ranks in NIRF. जो यूनिवर्सिटीज अगर स्टैब्लिश होती हैं उनकी NIRF रैंकिंग में 50 रैंक है तो उनको भी मिलेंगे स्पेशल बेनिफिट. द प्रपोज पॉलिसी विल इंक्रीज द ग्लोबल एनरोलमेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन. ओके. एग्री टेक पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट द यूज ऑफ एग्रीकल्चर डिजिटल सर्विसेज एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर. 24-25 से इफेक्टिव है. स्कोप मतलब कहाँ तक का एरिया कवर किया जाएगा? पूरा यूपी. For implementation of this policy, PMU project management unit will be set up, which will be responsible for the implementation. For monitoring this policy, a state level implementation committee under the chairmanship of Director of Agriculture and state level steering committee under the chairmanship of Additional Chief Secretary will provide strategic guidance. So guidance कौन देगा? State level implementation committee and state level steering committee. State level implementation committee under the chairmanship of director of agriculture and state level steering committee under the chairmanship of additional chief secretary. Uttar Pradesh green hydrogen policy. पांच साल के लिए इफेक्टिव रहेगी ये. टारगेट सेट किया गया है टू अचीव 1 million metric tons per annum production capacity of green hydrogen, green ammonia in UP by 2028. 2028 तक कितना हम प्रोडक्शन कर लें? 1 million metric tons per annum. Startups producing using green hydrogen, green ammonia will be incentivized. Incentives मिलेंगे. Under this, incentives will be admissible to startups registered with Government of India and state government. Each startup will be given maximum financial incentive of 25 lakh per year for 5 years. Incentives will be admissible to the startups. अच्छा, इंसेंटिव किसको मिलेंगे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड होंगे या स्टेट गवर्नमेंट में. और हर एक स्टार्टअप को 25 लाख पर ईयर का मैक्सिमम फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा फॉर 5 years. यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, यूपी नेडा is the nodal agency. Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency, UP NEDA, is the nodal agency. It is expected that the projects established during the policy period will generate about 1,20,000 jobs directly and indirectly. तो 1,20,000 jobs generate होंगी. एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसा. उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी. The promulgation of this policy will help make the state hub of the semiconductor ecosystem. ठीक है. स्किल्स डेवलप करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, रेवेन्यू भी. थ्रू दिस पॉलिसी इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड appropriate concessions and incentives. ठीक है, incentives भी मिलेंगे इसमें और concessions भी मिलेंगे. This policy is valid for 5 years. For effective implementation of this policy, UP Electronics Corporation Limited has been designated as the nodal agency. हमें ना सबकी स्कीम्स की नोडल एजेंसी एक बार पढ़ लेनी है अच्छे से.
जब रिवीजन करेंगे तब। नोडल एजेंसी विल एक्ट एज अ सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो नोडल एजेंसी जो है वो सिंगल विंडो इंटरफेस की तरह काम करेगी, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करना होगा अगर और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में। फॉर मैनेजिंग सिंगल विंडो ऑपरेशन द नोडल एजेंसी विल सेट अप अ डेडिकेटेड पीएमयू। अब इसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एस्टैब्लिश किया जाएगा। टू ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ द नोडल एजेंसी या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट chaired by principal secretary, additional chief secretary of IT electronics department will be responsible। अच्छा, जो नोडल एजेंसी है उसको ओवरसी करने के लिए कौन बैठेगा? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिटी, जिसको शेयर करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। A state level empowered committee chaired by a chief secretary has been constituted to monitor effective implementation of this policy। Okay. All projects applying under this policy will be subject to approval by the Council of Ministers, subject based on recommendation of the empowered committee। All the projects applying under this policy will be subject to approval। जितने भी projects apply होंगे उनको approval चाहिए होगा Council of Ministers का, based on recommendation of the empowered committee। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री पॉलिसी 2023। कब से कब तक रहेगी इफेक्ट में? 8 जून 2023 से फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। 2023, 24, 25, 26, 27, 28। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? rejuvenate the state's pharmaceutical and medical devices industry by promoting local production, encouraging research and development and improving the availability of affordable medicines for the citizen। ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टेट की जो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना, बाय प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन, मतलब लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करना, एंड इनकरेज रिसर्च और डेवलपमेंट को इनकरेज करना, और अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल, और लोगों तक अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, अवेलेबल करवाना। अरे ये तो बहुत बड़ा है। The policy focuses on creating a conducive environment for the development of the pharmaceutical industry in the state। ठीक है, विद द एम ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, इनका भी एम है, इस पॉलिसी का भी एम है कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे सेक्टर में, और इंसेंटिव्स मिले, एंड लैंड अलॉटमेंट फॉर सेटिंग अप, सब्सिडीज मिले, लैंड अलॉटमेंट हो फॉर दिस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस यूनिट्स। Another objective of this policy is to create a strong ecosystem for research and development by establishing state-of-art facilities and collaborating with academic institutions, research institution। मतलब research में भी काम हो, ये इसका एक और objective है। Through this policy, focus has been laid on pharma and medical device parks, mega projects, SME in states. Under the new policy for purchasing land for the pharma and medical device park, government provides subsidy of 50% on the interest payable on bank loans for a maximum of 7 years, subject to limit of 1 crore per year। ठीक है, each pharma and medical device park for loans taken for building infrastructure such as road, electricity, feeders, drainage, etc. and interest grant is admissible। ठीक है, for private, यहाँ पे numbers लिखे हुए हैं जो कि नहीं याद रहेंगे। For implementation and monitoring of this policy, the Food Safety and Drug Administration Development is the nodal department। ठीक, उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी। Objective is to promote urban plan development through private investment। अच्छा, प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट हो किसके थ्रू? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू,
मॉडर्न टाउनशिप्स डेवलप किए जाएं विद बेटर क्वालिटी civic amenities, economically, socially, and environmentally at reasonable prices for general public, and provide assistance for better incentives to private investors in land assembly in changing environment. With implementation of this policy, promotion of a private investment in real estate sector expected. ठीक है. This policy will provide better housing facilities to general public. लोगों को better policy वो better housing facilities मिलेगी. प्लान डेवलपमेंट होगा सिटीज का और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. जब इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई चीज डेवलप की जाएगी तो वो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा. Under this policy, township means a planned and developed township in which provisions for living, working and recreation are integrated along with all physical and social infrastructure facility. मतलब टाउनशिप का यहाँ पे क्या मतलब है? लिविंग, वर्किंग एंड रिक्रिएशन, इन सब का भी रहे प्रोविजन, आर इंटीग्रेटेड अलॉन्ग विद, और किसके साथ में? फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो. For development of a township, it is necessary to have easy access through a minimum 24-meter wide road. अब डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए है कि कम से कम 24 मीटर चौड़ी रोड का एक्सेस हो, पानी सप्लाई हो रेगुलर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो एंड अवेलेबिलिटी एनर्जी अवेलेबल हो. अंडर दिस पॉलिसी मिनिमम एरिया ऑफ टाउनशिप इज फिक्स्ड. तो 12.5 एकड़ का मिनिमम एरिया फिक्स किया गया है विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 2 लाख, 2 लाख से कम पॉपुलेशन के लिए, एंड 25 एकड़ फॉर द पॉपुलेशन मोर देन 2 लाख. And under NCR, National Capital Region, the minimum area of the township for licensing will also be 25 एकड़ only. No restriction on the maximum area, कोई restriction नहीं maximum area पे, कितना बड़ा भी हो सकता है. यूपी फिल्म पॉलिसी. यूपी फिल्म पॉलिसी क्या है देख लेते हैं. Objective: to develop the state as an important hub for film production by planning and developing new shooting locations and establishing a film city. तो फिल्म सिटी बना करके स्टेट को डेवलप किया जाए as an important hub for film production. Under this policy, Uttar Pradesh Film Bandhu has been constituted and Uttar Pradesh Film Development Council ये भी establish किया गया. If studios, labs are open for film production in the state government provides a grant of 25% for the project cost. अगर स्टूडियो या लैब खोले जाएंगे फिल्म प्रोडक्शन के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें 25% का प्रोजेक्ट कॉस्ट देगा, मैक्सिमम 50 लाख रुपए. अगर ये पूर्वांचल में खोले जाएं, विंध्याचल में या बुंदेलखंड में, तो 35% का ग्रांट मिलेगा जो कि 50 लाख तक का होगा मैक्सिमम. Approved amount for a film studio is paid as 40% within 1 year of the studio becoming operational, 30% in the second year and 30%, मतलब जो भी अमाउंट दिया जाएगा उसका 40% एक साल में, ताकि वो जो लैब है ऑपरेशनल हो जाए, 30% अगले साल में और 30% फिर अगले साल में. इसका ये मतलब नहीं है 100% दिया जाएगा, जितना भी दिया जाएगा उसका ऐसे ऐसे परसेंटेज में मिलेगा. It is mandatory condition that established studio must undertake post production work every year. तो ये जरूरी है कि पोस्ट प्रोडक्शन वर्क हो हर साल for at least 5 feature film web series, मतलब उसमें 5 फीचर फिल्म हो फिल्म के लिए या वेब सीरीज या वेब फिल्म्स या नेशनल ब्रॉडकास्ट के लिए हर साल वर्क हो. For the first film production, 2/3 of total shooting days are shot in UP. तो जो पहली फिल्म प्रोडक्शन होगी इसको तो कर लेते हैं हाईलाइट. फॉर द फर्स्ट फिल्म प्रोडक्शन, जो पहला फिल्म प्रोडक्शन होगा 2/3 जो होगा शूटिंग डेज का वो उत्तर प्रदेश में शूट होना चाहिए. देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सब्सिडी ऑफ 2 करोड़.
फॉर फिल्म विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द शूटिंग डेज इन द स्टेट, अच्छा मतलब आधा आधा शूटिंग डेज यूपी में होगा तो 1 करोड़, 2/3 होगा तो 2 करोड़, एंड 25% सब्सिडी अप टू 50 लाख फॉर स्टैब्लिशिंग फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 50 लाख मिलेंगे. Under this policy, there is a provision to provide a grant subsidy of 50,000 for making films in Awadhi, Braj, Bundeli और भोजपुरी. मतलब 50% का सब्सिडी मिलेगा ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग फिल्म, जितनी भी फिल्म बनाने में कॉस्ट लगी, अगर वो फिल्म बनाई जाती है अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी, ये लैंग्वेजेस हैं, इस लैंग्वेज में अगर बनाई जाती तो. फॉर फिल्म्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज वो 25% मिलेगा खाली फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट. For units doing outdoor shooting, there is a provision of 25% discount on room rent. जब outdoor shooting होगी तो room rent वगैरह के लिए 25% discount है in the guest houses and hotels of the tourism corporation. For shooting a web series, there is a provision of web series shoot करने के लिए there is a provision of subsidy of 10 lakh per episode, 50% of the total cost. अच्छा maximum 1 करोड़ तक की सब्सिडी in a web film if 5 main artists are from UP, an additional of 25 lakh for okay. अगर 5 आर्टिस्ट, मतलब मेन क्या है, यूपी को प्रमोट करना है, यूपी में शूटिंग हो रही है तो इंसेंटिव जितने नंबर ऑफ डेज के लिए हो रही है उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव है. यूपी की जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ की उसके लिए अगर हो रही है और उस लैंग्वेज में हो रही है अगर फिल्म, और अगर वेब सीरीज है तो उसके लिए अलग एपिसोड्स के लिए सब्सिडी, एंड अगर आर्टिस्ट भी यूपी के हैं तो उसके लिए अलग सब्सिडी. इट इज नोटवर्दी दैट इंटरनेशनल फिल्म सिटी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन 100 acre ऑफ लैंड इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट बाय द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो इंटरनेशनल फिल्म सिटी कहाँ डेवलप हो रही है? 100 एकड़ लैंड पे गौतम बुद्ध नगर में. उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट्स पॉलिसी. This first sports policy of the state has been approved to promote sports and sports person. ठीक है, स्पोर्ट को प्रमोट करना है और स्पोर्ट्स पर्सन को भी प्रमोट करना है टू डेवलप अ स्पोर्ट्स कल्चर, ताकि स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप किया जा सके. मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्पोर्ट्स पॉलिसी इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलप हो, प्रमोशन ऑफ अ कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, promotion of inclusion through sports, creation and use of infrastructure, hosting and conducting events हो and competitions हो, awards and incentives हो, sports person के लिए, coaches के लिए, and identification development of talent. अगर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्रमोशन स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं तो ये सब होगा. A provision has been made to establish a state sports authority. स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाए, किसके लिए? जो ये पॉलिसी है इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए. स्पोर्ट्स पर्सन आर टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स पर्सन जो कि लोकल लेवल से आएंगे, फिर डेवलपमेंट, अच्छा ये इसका ये मतलब नहीं है. ग्रास रूट लेवल जो अभी क्या बोलेंगे, मतलब जो अभी स्पोर्ट में एंटर किए हैं, और डेवलपमेंटल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन जिनका डेवलपमेंट अभी हो रहा है, एंड हाई लेवल जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं. Under the policy, there is a provision to establish training centers such as sports nurseries, advanced training centers, and center of excellence, high performance centers. In the next 5 years, at least 14 centers of excellence and high performance centers will be established. अगले 5 साल में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स खोले जाएंगे स्टेट में. Committee to identify and develop emerging talents. It will include representative of all sports association and the district sport officer, deputy district sports officer, and it will select 5 sports person from each district every year. Selection of a sports person for sports college and hostels will be done by accomplished sports person from previous years, and there will be no role of college hostel staff coaches in this. ठीक है, जो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन कॉलेज या हॉस्टल से, उसमें कॉलेज के स्टाफ कोचेस का कोई भी रोल नहीं रहेगा. जो स्पोर्ट्स पर्सन पिछले साल के रहेंगे उनका रोल रहेगा. अंडर प्रमोटिंग अ कल्चर,
sports and physical activity. The sports development and education department will work together to integrate sports within education curriculum for the schools in state. Under the Ayushman scheme, there is a provision of to provide cashless health insurance cover of 5 lakh under this policy to athletes, coaches, sports science staff and their families. जो आयुष्मान स्कीम है उसके अंदर 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वो इनको भी मिलता है, एथलीट्स कोचेस वगैरह को. देयर इज अ प्रोविजन टू इंक्लूड स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एट सीनियर नेशनल लेवल एंड above in a monthly pension scheme according to their level of participation. अच्छा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका जो लेवल है पार्टिसिपेशन का उनको उसके अकॉर्डिंग उनको सीनियर स्टेट रिप्रेजेंटिंग, अच्छा जो स्पोर्ट्स पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को एट सीनियर नेशनल लेवल एंड अबव इन अ मंथली पेंशन स्कीम, तो उनके लिए उनको इंक्लूड करें मंथली पेंशन स्कीम में. टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन, विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए स्पेशल स्पोर्ट एकेडमीज और स्पेशल नर्सरी लेवल सेटअप किए जाएंगे नेक्स्ट 5 years में टू फोकस ऑन पैरा स्पोर्ट्स. पैरा स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स will be included in every scheme of the department. State government will create UP Sport Development Funds for sports in state with initial corpus of 10 crore. The establishment of private sports university established hongi. Esports has also been included in the new sports policy. Esports provision has been made to develop manufacturing clusters बनाए जाएंगे for sports equipments and a provision has been made to establish an esports center in collaboration with private sector institution in the state. Okay. UP food processing industry policy. This policy was notified by the Agriculture Production Commission keeping in view the potential for development of food processing sector, capital investment, employment generation and an increase in stakeholders income in the state. It was decided to implement this policy. ठीक है. This policy is effective across the entire state of UP for 5 years. Horticulture and Food Processing Department को नोडल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा and the Directorate of Horticulture and Food Processing made the nodal agency. Objective क्या है इसका? To increase the processing of agricultural produce in the state and to encourage export of processed food products to other states and countries. ताकि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसकी प्रोसेसिंग बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का स्टेट में नेशनल लेवल पे मतलब अदर स्टेट्स में और अदर कंट्रीज में. इंसेंटिव्स भी है इसमें. ठीक है, यहाँ पे इंसेंटिव्स का सारा कुछ लिखा है, मंडी फी एंड ऑल. There is a provision of interest subsidy for micro and small food processing units and for reefer vehicles, mobile pre-cooling vans. ठीक. Warehousing and logistics. एक दो solar energy और tourism, IT, industrial development, textile apparel और state bio, population policy, MSME. Okay. 3 pages are left. Uttar Pradesh warehousing and logistics policy. Objective to create a robust transport infrastructure network, upgrading and improving the existing warehousing and logistic infrastructure, encouraging integrated development of logistic services in the state to reduce logistic cost and improve efficiency,
establishing an effective institutional mechanism for effective governance and integrated planning for development of logistics sector in the state, attracting private investment for setting up logistic facilities, promoting workforce excellence, skill improvement and capacity enhancement to meet the needs of the logistic industry, and establishing a smart logistic work system. Under this policy, there is a provision for fast track land allotment for logistic parks along with the development of designated logistic zones and an incentive scheme. Under the incentive scheme, logistic infrastructure facilities under this policy have been classified into three heads. Storage facilities such as warehouses, silos and cold chain facilities. दूसरा है multi-modal parks, inland container depot, logistic parks including container freight station and dry ports. Other facilities such as truck lay-by, private freight terminal, private berthing terminal and inland vessel. Eligible projects defined under this policy will be provided front end and back end subsidies. Under front end, exemptions concession to eligible products will be admissible before the start of commercial operations of the project, whereas the back end subsidy will be provided after completion of the project and commencement of the commercial operations. Under the front end subsidy, exemption from stamp duty, concession in land use, conversion charge, exemption and from development fees, relaxation in ground coverage, back end subsidy, may incentives concession, capital subsidy, exemption from electricity duty, reimbursement quality of certification cost, and skill development subsidy will be provided. The sum of exemption and all incentive benefits granted to any project shall not exceed 100% of the capital investment. मतलब जो भी incentive दिए जा रहे हैं वो 100% से ज़्यादा ना बढ़ जाए. ठीक है, मैंने पढ़ लिया है. बाकी I don't want to highlight this for revision. उत्तर प्रदेश सोलर पॉलिसी 2022. ये रहेगी 5 साल के लिए. Remain in force from the date of issue or till the state government notifies the new policy. मतलब जब न्यू पॉलिसी आ गई तब तक के लिए रहेगी या 5 साल के लिए रहेगी. यूपी नेडा इसमें भी नोडल एजेंसी रहेगी. Setting up solar power plants, solar projects, government undertakings will be provided gram panchayat revenue land for 30 years at the rate of 1 acre rupees 1 per acre per year. 1 रुपए 1 एकड़ के लिए 30 साल के लिए लैंड दी गई है एट द रेट ऑफ 1 एकड़ 1 रुपीज पर एकड़ पर ईयर. 1 एकड़ 1 रुपए पे हर साल के लिए प्रोवाइडेड टू द ग्राम पंचायत रेवेन्यू लैंड दिया गया है फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट्स. For setting up solar parks in the private sector, Gram Panchayat revenue land will be leased for 30 years at the rate of 15,000 rupees per acre per year. Solar parks के लिए ये रेट रहा है. अब वो सोलर प्लांट्स लगाने के लिए. Under this policy, a target of generating 22,000 megawatt of electricity from solar projects in UP in the next 5 years will be set. Has been set. ये टारगेट रखा गया है 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अगले 5 साल में बनाने के लिए. This includes a target of 14,000 megawatt through setting up solar parks. 14,000 solar parks से 4,500 megawatt from solar rooftops and 1,500 megawatt from solar rooftops. अच्छा ये रेसिडेंशियल ये नॉन रेसिडेंशियल and 2,000 from PM कुसुम स्कीम component C1 and C2. The UP cabinet also approved a state subsidy for installation. State subsidy provide की जाएगी for installation of grid connected system with net metering on private houses 15,000 per kilowatt, maximum 30,000 per consumer, 30,000 rupees per consumer. Solar rooftops with net metering have been made. Solar rooftops लगाए जाएंगे. On buildings of government institution and all educational institutions. गवर्नमेंट ने इसमें अप्रूव कर दिया है 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन लैंड परचेज पे और टेकन ऑन लीज फॉर सेटिंग अप सोलर एनर्जी
units and exemption from electricity duty for 10 years. Okay. As per this policy, solar parks of 5 megawatt or more capacity set up with storage systems will be provided a capital subsidy at the rate of 2.5 crore 2.5 crore rupees per megawatt. Okay. Under this policy, beside developing Ayodhya as a model solar city, अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाया जा रहा है. 16 other municipal corporation of the state and Noida will also be developed as solar cities. Under this, it is provided that at least 10% of the estimated total demand of conventional energy of the concerned city will be met through solar power plants installed within the city area. Okay, under this policy, as per 2011 census of the municipal corporation area, the state government will provide financial assistance to municipal corporation Noida city for setting up solar power plants at the rate of 100 rupees per person. For maintenance of solar power plants, 30,000 youth will be trained in solar power plant maintenance and will be called Surya Mitra. Okay, इनको सूर्य मित्र कहा जाएगा. उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी. This policy has replaced the उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2018 को इसने रिप्लेस किया है. इफेक्टिव पीरियड 5 साल का है. Units registered after 1 Feb, whether under construction, partially constructed or non-operational, were registered, which were registered under tourism policy 2018 are eligible for admissible. अच्छा ठीक है, तो जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पार्शियली कंस्ट्रक्टेड हैं या कंस्ट्रक्टेड हैं लेकिन नॉन ऑपरेशनल हैं या रजिस्टर हो रखे हैं टूरिज्म पॉलिसी 2018 के अंदर, ये सब इस पॉलिसी के लिए एडमिसिबल हैं. In this tourism policy, a total 22 activities such as budget hotels, heritage hotels, star classified hotels, heritage homestays, ecotourism units, caravan units, and parking places, convention centers, auditoriums, cultural centers, eco resorts, natural yoga, naturopathy centers have been granted status of categories of tourism hospitality units. इन सारी units 22 activities जो हैं इनको status मिलेगा of the tourism hospitality unit का. Under this new tourism circuits, इससे पहले हमने एक जगह पे पढ़े थे ना सर्किट्स, कितने सर्किट्स थे? रिवीजन नहीं किया, भूल गए. आई थिंक 13 सर्किट्स थे और 12 देखा जाए. रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर, जैन क्राफ्ट सर्किट एंड स्वतंत्र संग्राम सर्किट विल बी डेवलप्ड. एक मिनट, कितने सर्किट हैं एक बार काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, नहीं 12 है, 12 है. आई थिंक 12 है, हाँ 12 है, ठीक है. इनको डेवलप किया जाएगा. ऑल स्टार क्लासिफाइड होटल्स, एक मिनट, all star classified hotels resort registered with UP Tourism Department and defined eligible tourism project will be given status of hospitality industry and incentive subsidies exemption will be provided to project. जो भी star classified resorts हैं उनको incentives provide किए जाएंगे
and defined eligible tourism projects इनको स्टेटस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्टेटस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे एंड सब्सिडीज एग्जेम्पशन विल बी प्रोवाइडेड टू द प्रोजेक्ट्स. ओके, वो होटल्स या रिजॉर्ट जिनको स्टार मिले हुए हैं, ऑल स्टार क्लासिफाइड है. Electricity charges for hotels with tourism department will be taken at industrial rates. Industrial rates पे लिए जाएंगे instead of commercial rates. इंडस्ट्री बता दिया जाएगा ना, इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया जाएगा तो इंडस्ट्रियल रेट्स लगेंगे. Construction of hotels will be permissible on the industrial plots allotted under the industrial areas established and developed by state government. Okay, under the tourism policy, along with capital subsidy, there are provisions to provide interest subsidy, stamp duty exemption, and other incentives to tourism units for classified categories. Provision of state tourism awards and a single window system is also included under this policy. Under heritage hotels, provisions include subsidy on capital investment, interest subsidy, and stamp duty exemption. Through this policy, tourism in the state will get status of an industry, and it will possible to develop various dimensions of the tourism sector. Okay. टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये सब किया. नेक्स्ट है यूपी आईटी एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज पॉलिसी. Along with this, under proposed incentives and concessions of this policy, a financial outlay estimated over a period of more than 5 years amounting to 6.5% of the 16.5% of the investment target, that is about 8 to 8.5 crore rupees, was also approved. The objective of this policy to create a strong ecosystem for this sector by establishing IT cities, parks, and centers of excellence in emerging technologies such as artificial intelligence, blockchain, big data, cloud computing, and Internet of Things, and to move the state on the path of sustainable economic development. तो क्या किया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाया जाए, क्या क्या करके आईटी सिटीज, पार्क्स और सेंटर्स बनाए जाएं इन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन टेक्नोलॉजीज में जो आजकल चल रही हैं, इमर्ज हो रही हैं उन पे. Under this policy, domestic and international investment will be attracted in this information technology sector in the state. Under this policy, 10% capital subsidy, ठीक है, सब्सिडी ये सारी पॉलिसीज में आई थिंक. Okay, 2 more pages left only. यहाँ पे भी वही लिखा सब, यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है. This policy will remain in force for a period of 5 years from the date of notification. ठीक है, अभी इसको पढ़ के क्या करें, इन्वेस्ट वो सब्सिडीज एंड ऑल को इतनी दे रखी है, किसी की याद ही नहीं रहेगी फिर तो. यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट under the new policy, by providing an opportunity to choose one out of 3 mutually exclusive options, investment has been classified into 4 major categories. Large, more than 50 crore but less than 200 crore. Mega, अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है. तो पहली है लार्ज, जिसमें 50 करोड़ से लेके 200 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा और 200 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होगा. मेगा में 200 करोड़ से 500 करोड़ तक का. अच्छा, उससे बड़ी बड़ी आ रही हैं. ओके. सुपर मेगा अभी कितना आया था, 500 तक, तो 500 से 3000. अल्ट्रा मेगा 3000 से ज्यादा. Under these categories, the investor will be offered 3 different investment incentive subsidy options. 3 different options मिलेंगे, which include capital subsidy, reimbursement of net state goods and services tax,
द प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव टॉप अप सब्सिडी, ये 3 ऑप्शंस हैं. द इन्वेस्टर कैन चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शंस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कीम इटसेल्फ. तो स्कीम के शुरुआत में ही इन्वेस्टर जो है वो अपना कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है. Under this policy, land banks and integrated manufacturing clusters will be developed along expressways and freight corridors. तो क्या बनाए जाएंगे, लैंड बैंक्स बनाए जाएंगे और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे. द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंडस्ट्रियल पार्क्स विल बी अपग्रेडेड थ्रू वेरियस रिसोर्सेज, including the Atal Industrial Infrastructure Mission, and the incentives will be provided for the development of private industrial parks. Based on the region, subject to an overall ceiling of 45 crore rupees, there is a provision of 25% capital subsidy. फिर वही आ गया. बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल. नेक्स्ट है टेक्सटाइल अपैरल. For parks more than 100 acres, under this policy, the creation of land bank in the state has been proposed. Incentives are provided to promote the creation of land bank by encouraging pooling of non-agriculture barren unproductive land for industrial use. मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है या बैरन लैंड है या अनप्रोडक्टिव लैंड है उस पे ये बनाया जाए लैंड बैंक. इन दिस पॉलिसी अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन. ठीक है, ठीक है. In Gautam Budh Nagar in Ghaziabad, provision of 50% stamp duty exemption has been made. नहीं पढ़ना है. For approval and disbursement of financial incentives to industrial undertakings, the investment promotion body Invest UP is the nodal institution. ठीक है, Invest UP. उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी. टेक्सटाइल पॉलिसी है स्टेट बायो एनर्जी, MSME एंड पॉपुलेशन. ठीक है, इस पेज की थोड़ी सी है इंपॉर्टेंसी. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ग्लोबल लेवल अपैरल मैन्युफैक्चरिंग हब बने एंड सस्टेनेबल डेवलप हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिलेटेड यूनिट्स में, जैसे हैंडलूम, पावर लूम, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग. और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 5 लाख लोगों को. 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू प्राइवेट सेक्टर. 5 बनाए जाएंगे. ओके, तो पहला मिल गया हमें जो हाईलाइट करना है. Under this policy, there is a provision to provide 25% subsidy मिलेगी. Textile and apparel units to be set up मध्यांचल. ओके ओके ओके, ठीक है. यहाँ पे यही सब लिखा है कि किसको किसको कितनी कितनी सब्सिडी मिलेगी. Graduates in textile design for fashion branding and marketing are eligible to receive 75% grant up to a maximum of 30 lakh rupees per entrepreneur for a design studio. Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी पे. इसका भी 5 साल का ड्यूरेशन है. ड्यूरिंग दिस पीरियड बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स established will be provided production incentives in addition to the government of India policy scheme. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज या स्कीम है उसके अंदर जो इंसेंटिव मिल रहा है उसके एडिशन में भी दिया जाएगा. Under this policy, there is a provision to provide subsidy for compressed biogas production at the rate of 75 lakh rupees per ton for a maximum of 20 crore rupees. इसमें भी सब्सिडी लिखी है क्या? Under this policy, a budgetary provision has also been made for publicity and promotion of the bioenergy. तो ये क्यों लाया गया है? पब्लिसिटी के लिए और बायो एनर्जी पॉलिसी का प्रमोशन करने के लिए एट द रेट ऑफ 1 लाख पर डिस्ट्रिक्ट, 1 लाख रुपीज पर डिस्ट्रिक्ट. MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022 की है. सब्सिडीज सब्सिडीज सब्सिडी सब सब्सिडी लिखी है. ठीक है, ये वाला हाईलाइट कर लेते हैं. Financial assistance up to 20 lakh rupees to MSME units for adopting clean and green energy technology.
उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30 तक के लिए। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि 11 जुलाई को होता है। हमें इंपॉर्टेंट डेज भी देखने हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। Chief Minister Yogi Adityanath unveiled UP population policy to achieve the objectives of this policy. Communication strategies for social behavioral change will be developed. In this policy, the target is to bring the total fertility rate in the state to 2.1 per woman by 2026 and to 1.9 by 2030. Okay, इसका टारगेट क्या है? जो टोटल फर्टिलिटी रेट है स्टेट का, वो 2.1 पहुंच जाए पर वुमेन बाय 2026 तक और 1.9 बाय 2030। अकॉर्डिंग टू एसआरएस डेटा, जो हमने छोड़ा था ना पीछे, एक टॉपिक था एसआरएस डेटा, इन द ईयर 2023 इट इज एट द लेवल 2.6। मतलब एसआरएस डेटा के अकॉर्डिंग ये 2023 में 2.6 था टोटल फर्टिलिटी रेट। In the new policy, the target is to reduce the infant mortality rate. Total fertility rate अलग है, infant mortality rate अलग है। तो न्यू पॉलिसी में रिड्यूस करना है infant mortality rate को per 1000 live births among infants age 0 to 1 year to 32 by 2026 and 22 by 2030। तो जो 0 से 1 ईयर के इन्फेंट्स हैं उनका 32 तक करना है बाय 2026 एंड 22 तक करना है बाय 2030। ये कम करना है। अकॉर्डिंग टू एसआरएस डेटा 2023 में ये लेवल था 37। एक काम करते हैं ना, इसको चेंज कर लेते हैं। ये किसका हो गया? टोटल फर्टिलिटी रेट का हो गया। ब्लू टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर का हो गया। अब हम किसका देखेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर का। ठीक है, 32 2026 एंड बाय 2030 22 और एसआरएस डेटा के अकॉर्डिंग ये था 37। ऐसे ठीक है। टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी फैसिलिटीज, अरे यार मैंने ब्लू ही चेंज कर दिया यहाँ से। To reduce infant mortality, facilities for institutional deliveries and newborn care hospitals will be increased. Under the new policy, the target is to bring neonatal mortality rate among newborns aged 0 to 27 days per 1000 live births to 22। ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को भी क्या करना है? कम करना है। हाँ है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसको क्या कितना करना है? 22 by 2026 and 12 by 2030। Target is to bring the under 5 mortality rate to 35 and 25 by 2030। The new policy, the target is to increase life expectancy। इसको कर लेते हैं life expectancy। सिक्सटी 4.3 से 66 ईयर्स करना है बाय 2026 एंड 69 बाय 2030। इसको बढ़ाना है। एसआरएस डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में कितना था? 68.68 ऑलरेडी अबव द 2026 टारगेट। अच्छा 2026 से टारगेट से ज्यादा ही है और बढ़ाना है बस। मैनी इंपॉर्टेंट मेजर्स have also been taken in the new policy to prevent malnutrition। malnutrition को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं। In it,
The target is to bring the malnutrition rate among the children up to age 5 years to 16.4 by 2026 and 11.4 by among the children age up to, अच्छा malnutrition rate जो है वो 16.4 तक करना है, फिर 11.4%. In the state, 38.5% of the children below 5 years of age have been found underweight. तो 38.5% जो लोग हैं, बच्चे हैं 5 साल के नीचे के, वो अंडरवेट हैं, विच इज टारगेटेड टू बी रिड्यूस बाय, मतलब इसको कम कर दिया जाएगा 24 तक, और फिर 14.5 14.5. Under the new in the new policy, special focus has been on maternal mortality. In the state, the target is to bring maternal mortality ratio 1 lakh live births to 150 and by 98. ठीक है. SRS डेटा के अकॉर्डिंग 141 था, तो कम ही है ये, इस वाले से कम है ना. 150 करना है, फिर 98 करना, मतलब कम करना, तो 141 तो ऑलरेडी है, तो इस टारगेट से तो आगे निकल ही गया. Under this policy, the target is to raise the rate of institutional deliveries to 80% and 90%, to raise the rate of institutional delivery. अच्छा. The target is to increase the rate of adopting modern contraception by 245%. Under this policy, the Uttar Pradesh government will give promotion, salaries, increment, concession in housing schemes, and other allowance to those employees who follow population control norms. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या देगी? प्रमोशन देगी, सैलरी का इंक्रीमेंट भी देगी, कंसेशंस देगी हाउसिंग स्कीम्स में, और अलाउंस भी देगी किन एम्प्लॉयज को? जो पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म को फॉलो करेंगे, और टू हैव 2 और फ्यूअर चिल्ड्रन, जिनके 2 या 2 से कम बच्चे होंगे. ओके, इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप वो याद कर सकते हैं. मैंने इतना ही मार्क किया है. आई थिंक आई हैव मार्क्ड 4, और मेरा मन तो है ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को भी मार्क करने का. Orange. Let's do this maternal mortality ratio. ठीक है बस. So we are done with the important major policies, and 10 pages हमने फिर इस वीडियो में कर लिए हैं, और स्टार्टिंग में हमें 2 घंटे लग रहे थे ना 10 पेजेस को कवर करने में, बट अभी हमने 1.5 आवर से कम में भी कर लिया है, बिकॉज उसमें वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पे वन लाइनर्स नहीं है अभी. इसके बाद हम करेंगे यूपी बजट. अभी मार्क कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया. So we have done स्टेट फाइनेंस कमीशन, मेजर पॉलिसीज एंड स्कीम्स हो गई हैं. अब यूपी बजट पे आ जाएंगे. ठीक, यहाँ से यहाँ तक में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसके बाद में ज्योग्राफी आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फिर म्यूजियम्स, इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर्स एंड पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड सेंसस, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. मैं तो लाइन से करना चाह रही हूँ इसको, लेकिन ठीक है, कल बजट करते हैं, उसके बाद देखते हैं. अगर कल का थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हमें इसमें बहुत से नेम्स पता होंगे, चीज़ें पता होंगी. कल we will cover, in the next video we will cover these 3 topics. Okay, that's it for the video. We will meet in the next video. Till then, bye bye and keep learning.